मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए आ रहा है जी हाँ 45 डेज का बम्पर धमाका। और इसके साथ दोस्तों हम आप पर बात करने वाले हैं आपके सम्मुख किससे, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित इंडियन पॉलिटी पर एक एक करके हमारी चर्चा होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, समस्त कोर्स को बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने रखा जाएगा। तो देर की इस बात की एकदम तैयार हो जाइए। दुनिया में सबसे पहली चीज़ यह होता है कि आदमी के अंदर आत्मबल होना चाहिए। वह पहले अपने आप में विश्वास जगा ले कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो निश्चित ही वह कर सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं आज की जो बातें हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या है महत्वपूर्ण। तो देखते हैं, बात हम करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित? भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित, इंडियन पॉलिटी से संबंधित। दोस्तों, अगर हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहली बात हमें जानना चाहिए आखिर राज्य व्यवस्था होती क्या है। क्या राज्य व्यवस्था होती क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को उस देश की राज्य व्यवस्था कहा जाता है। किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को उस देश की राज्य व्यवस्था कहा जाता है। और हम पढ़ रहे हैं क्या? भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था को भारतीय राज्य व्यवस्था कहा जाता है। तो यहाँ से जल्दी से नोट करेंगे हम लोग, किसी भी देश की राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक भी लिख सकते हैं, राजनीतिक व्यवस्था को उस देश की राज्य व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्य व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों क्या है, किसी भी देश की, हम चाहते हैं कि आपका नोट्स भी कंप्लीट होता चले, इसलिए हम लिखा भी रहे हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पर एक शब्द जुड़ेगा। अगर कोई पूछे कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था को भारतीय राज्य व्यवस्था कहा जाता है। आखिर यह राज्य व्यवस्था होती क्या है? तो दोस्तों, राज्य व्यवस्था जो भी लोकतांत्रिक देश होते हैं उनको एक चलाने का माध्यम होता है। और कोई भी लोकतांत्रिक देश सिद्धांत और व्यवहार से चलता है। किससे चलता है? सिद्धांत और व्यवहार से चलता है। और इसी सिद्धांत और व्यवहार को स्थापित करने के लिए क्या होते हैं दोस्तों? एक संविधान होता है। ठीक है, तो फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को उस देश का राज्य व्यवस्था कहा जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था को भारतीय राज्य व्यवस्था कहा जाता है। राज्य व्यवस्था आखिर होती क्या है? तो दोस्तों, कोई भी लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक देश को चलाने का जो एक सिस्टम होता है वही क्या होता है? राज्य व्यवस्था होता है। और यह चलता किससे है? तो सिद्धांत और व्यवहार से चलता है। ठीक है, कोई भी लोकतांत्रिक देश, ध्यान से समझते जाइएगा, कोई भी लोकतांत्रिक देश सिद्धांत और व्यवहार से चलता है। व्यवहार से चलता है। अब यहाँ पर आपका प्रश्न आ सकता है, सर ये सिद्धांत व्यवहार क्या है? तो सिद्धांत जो बातें, अर्थात याद रखना दोस्तों, लिखी हो, जो ऐसे प्रूफ होती हो कि मतलब हाँ यह सही है। 100% कोई सिद्धांत सत्य हो या कोई नहीं, लेकिन सत्य पर यह टिका हो, 100% लोग इसे माने, यह भी कोई ज़रूरी नहीं होता है। जैसे क्या होता है, हमने आपको बताया, पहली बार बताने जा रहा हूँ दोस्तों, कि महात्मा गांधी
जी ने क्या कहा था, सत्य और अहिंसा का पालन कीजिए। लेकिन कितने लोग सत्य बोलते हैं, कितने लोग अहिंसा का पालन करते हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं दोस्तों। मॉब लिंचिंग का मामला सुने होंगे महाराष्ट्र में, जब क्या होता है दोस्तों, देखे होंगे जब साधुओं को, जी हाँ दोस्तों, क्या हुई थी, जनता भीड़ ने मार दिया था। तो ये कितने बड़े भयानक अर्थात स्थिति देश के अंदर उभर कर आती है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। तो ये अहिंसा क्या है दोस्तों, आए दिन यहाँ पर क्या होता है, हिंसा नजर आती है। तो इस तरह आपको समझना चाहिए था। अब देखिए दोस्तों, जब हम सभी देशों की, जब हम क्या है, सभी देशों की राजनीतिक व्यवस्था को मिला देते हैं, तभी क्या होता है दोस्तों, एक राजनीतिक विज्ञान कहानी जन्म होता है। ठीक है, जब हम सभी देशों की राजनीतिक व्यवस्था को मिला देते हैं, तभी क्या होता है, एक, जी हाँ, राजनीतिक विज्ञान का जन्म होता है। तो दोस्तों यहाँ से भी बातें आपको समझ में आ गई हो, फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर है, इसलिए कहीं भटक ना जाएं, रास्ता बिल्कुल आसान की तरफ ले चल रहे हैं, अच्छे से ही नहीं। तो दोस्तों देखिए, हमने बात किया राज्य व्यवस्था क्या होता है। तो राज्य व्यवस्था किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को उस देश का राज्य व्यवस्था कहा जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था को याद रखना दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था कहा जाता है। साथ ही साथ राज्य व्यवस्था देश को चलाने का एक सिस्टम होता है। कोई भी लोकतांत्रिक देश, जी हाँ दोस्तों, सिद्धांत और व्यवहार से चलता है। किससे चलता है, सिद्धांत और व्यवहार से चलता है। साथ ही साथ जब समस्त देशों के राजनीतिक व्यवस्था को मिला दिया जाता है, तभी राजनीतिक विज्ञान का क्या होता है दोस्तों, जन्म होता है। तो यहाँ से बातें हो गई। अब देखिए दोस्तों, हमने कहा कि सिद्धांत और व्यवहार, तो सिद्धांत को स्थापित करने के लिए एक संविधान होता है। क्या होता है, संविधान होता है, याद रखिएगा। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, जो संविधान है, संविधान याद रखिएगा दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम धन विधान। ठीक है, सम धन विधान, ये क्या होता है दोस्तों, सम मतलब होता है बराबर। ठीक है, सम मतलब क्या होता है, बराबर। विधान का मतलब क्या होता है, कानून। ठीक है, विधान का मतलब विधि होता है, कानून होता है, जिसके द्वारा सबके लिए बराबर कानून स्थापित किया जाता है दोस्तों, वही संविधान कहलाता है। जिसके द्वारा सबके लिए बराबर कानून की बात की जाती है, उसी को ही संविधान कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, संविधान अगर हम बात करें, हमारा जो संविधान है वह कैसा है, तो दोस्तों हमारा संविधान एक तरह से देखा जाए तो लिखित है। लेकिन हमारे संविधान की जो प्रकृति है, नेचर है, वह कैसा है, तो लचीला है। जी हाँ दोस्तों, साथ में साथ कठोर भी है। तो इसके दोनों रूप देखने को मिलते हैं। अब देखने वाली बातें यहाँ से आती हैं कि जो संविधान है हमारा, आखिर होता क्या है। तो संविधान क्या है दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे तो एक, जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो दस्तावेज है। ठीक है, एक क्या है, दस्तावेज है। कोई आपसे पूछे संविधान क्या है, तो एक कानून की पुस्तक है। कोई आपसे पूछे संविधान क्या है दोस्तों, तो आप एक शब्द में बोल सकते हैं दोस्तों, यह क्या है, एक प्रलेख है। कोई आपसे पूछे कि संविधान क्या है, तो कानून की एक पुस्तक है, कानून का समुच्चय है। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं दोस्तों, सामने आते हैं प्रश्न, ये नहीं कि एग्जाम में आते हैं, लेकिन कभी कभी हमें इन पर भी बातें करनी पड़ती है। तो संविधान क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे, तो संविधान हमारा, ठीक है, मूल विधि है, मूल विधि है, मूल विधि है, दस्तावेज है, ठीक है, प्रणलेख है, कानून की एक पुस्तक है, कानून की एक पुस्तक है, कानून का समुच्चय है, कानून का समुच्चय है। ये सब याद रखिएगा, चाहे आप मूल विधि कह लीजिए, चाहे दस्तावेज कह लीजिए, चाहे प्रणलेख कह लीजिए,
याद रखिएगा, चाहे कानून की पुस्तक कह लीजिए और चाहे कानून का समुच्चय कह लीजिए, यह सब क्या है दोस्तों, संविधान की ही व्याख्या देते हैं, संविधान की ही व्याख्या देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस संविधान की अगर हम बात करें तो आगे तो हम बात करेंगे कि आखिर संविधान अस्तित्व में आया कैसे, कहाँ से शुरू हुई कहानी, यहाँ से सब बातें। इस संविधान में जो लिखी हुई बातें हैं उनको क्या है दोस्तों, रूप देने के लिए एक सरकार की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्या होती है, सरकार की आवश्यकता होती है। तो कोई आपसे पूछे आखिर सरकार क्या है, ठीक है, सरकार क्या है, तो आप जानिए दोस्तों, सरकार जो होते हैं वह क्या होती है, गवर्नमेंट। सरकार जो होती है दोस्तों, सरकार वह संस्था है, याद रखिएगा, सरकार वह संस्था है, सरकार वह संस्था है जो देश को, ठीक है, देश को चलाने का, ठीक है, देश को चलाने का कार्य करती है, ठीक है दोस्तों, कार्य करती है। तो इस तरह की बातें हैं। सरकार वह संस्था है जो देश को चलाने का क्या करती है दोस्तों, कार्य करती है। सरकार मूर्त है, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सरकार क्या है, मूर्त है, लिखी मतलब दिखती है सरकार कौन है। इस समय सरकार किसकी है, आप जानते हैं, एनडीए की सरकार है। किसकी सरकार है दोस्तों, एनडीए की सरकार है। और लगातार 2014 से ही एनडीए की ही सरकार बनी हुई है ना। तो इस तरह दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान दीजिए। अब प्रश्नों की शुरुआत होगी। क्या शुरुआत होगी दोस्तों, सरकार के कुल कितने हैं अंग, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। और धीरे धीरे अब हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर बातें करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, ठीक है। आइए, सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के, ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, प्रमुख अंग होते हैं। जो सरकार के मेन है वह याद रखिएगा 3 प्रमुख अंग होते हैं। और यह उच्च स्तर की बात हो रही है दोस्तों, याद रखिएगा। सरकार का जो पहला अंग है उसे बोला जाता है दोस्तों विधायिका। उसे क्या बोला जाता है, विधायिका। आगे हम इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है दोस्तों कार्यपालिका। दूसरा क्या होता है, कार्यपालिका होता है। और तीसरा जो होता है हमारा, वह क्या होता है दोस्तों, तो न्यायपालिका होती है। क्या होती है, न्यायपालिका, ठीक है। कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका। तो विधायिका को आपको पता होना दोस्तों लेजिस्लेटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेजिस्लेटिव कहा जाता है। यहाँ से देखिएगा, इसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, याद रखिएगा नहीं दोस्तों, एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और इसको जुडिशरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, जुडिशरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी ध्यान देने वाली बातें हैं। तो दोस्तों जो लेजिस्लेटिव है हमारा, विधायिका है, उसका काम क्या है, उसका काम है कानून का निर्माण करना। क्या, कानून का निर्माण करना, याद रखिएगा। कानून का निर्माण यहीं से होता है, विधायिका से होता है, ठीक है। मेकिंग द जो लॉ बॉडी है दोस्तों, वह कौन है, आपकी विधायिका है। और आपके लिए जो कानून को लागू करती है वह काम है आपका किसे, कानून को लागू करना। कानून को लागू करने का काम किसका है, याद रखिएगा दोस्तों, कार्यपालिका का है। और कानून की समीक्षा करना, ठीक है, कानून की क्या करना दोस्तों, समीक्षा करना, कानून की समीक्षा करना, ठीक है, समीक्षा करना, याद रखना। इसका पुनरावलोकन करना, पुनरावलोकन होता है, याद रखिएगा, पुनरावलोकन करना। ये सारा काम किसका है, न्यायपालिका का है।
विधायिका के 2 अंग होते हैं, आपको पता होना चाहिए। विधायिका का एक अंग होता है लोकसभा, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, और दूसरा अंग होता है राज्यसभा। ठीक है, यहाँ पर कार्यपालिका के भी 2 अंग होते हैं। किसके? कार्यपालिका के भी 2 अंग होते हैं, एक अस्थाई होता है और एक अस्थाई होता है। तो जो अस्थाई सदस्य होते हैं दोस्तों, वह प्रशासनिक तौर पर अधिकारी होते हैं, विशेषकर जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो कानून को लागू करते हैं। संसद द्वारा बनाए गए कानून को डीएम साहब लोग भी तो लागू करते हैं, और वो भी कार्यपालिका के ही अंग माने जाते हैं, याद रखिएगा नहीं। और दूसरा होता है अस्थाई। ठीक है, अस्थाई। तो अस्थाई जो सदन मतलब सदस्य होते हैं दोस्तों, उसमें से जैसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं, ये सब कार्यपालिका के ही पार्ट हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, इसमें से नहीं, ये थोड़े समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अस्थाई कहा जाता है। न्यायपालिका की अगर हम बात करें, न्यायपालिका की अगर हम बात करते हैं, तो न्यायपालिका के भी जी हाँ दोस्तों अंग हैं। न्यायपालिका के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। मैं ऊपर लिख देता हूँ, न्यायपालिका के भी 3 अंग हैं, जो ऐसे याद रखना पद सोपानी की भांति हैं। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे है दोस्तों हाई कोर्ट, और उसके नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहा जाता है, लोअर कोर्ट भी कहा जाता है। तो इस तरह आपको यहाँ से भी बातें समझ में आ गई होंगी कि सरकार के भी 3 अंग हैं, और कौन कौन है, किसका क्या काम है, ये सारा आपने अच्छे से देखा होगा। यहाँ तक बातें समझ में आई। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि राज्य शब्द क्या मतलब, पॉलिटी क्या है, ठीक है, पॉलिटी, तो दोस्तों पॉलिटी का जो अर्थात लैटिन भाषा का शब्द है, पॉलिटी जो है लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ राज्य होता है। याद रखिएगा, पॉलिटी जो है, याद रखने वाली बातें अगर यहाँ से भी कोई पूछता है क्या होता है, तो जो पॉलिटी है हमारा, ठीक है, पॉलिटी याद रखिएगा दोस्तों, यह किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा कहाँ से निकल कर आती है दोस्तों? तो जब आप संयुक्त राज्य अमेरिका के नीचे वाले पार्ट मैक्सिको के पास से देखेंगे, तो जी हाँ दोस्तों, वहीं से आप कहानी ये लैटिन का क्षेत्र चालू होता है, लैटिन अमेरिका कहानी। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, तो ये बातें आपको समझ में आता है कि वहीं से निकल करके आया है। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है पॉलिटी शब्द का? इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ वह क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ आपको पता होना चाहिए दोस्तों, राज्य होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राज्य होता है। अब देखिए दोस्तों, जो राज्य होता है उसके 4 प्रमुख तत्व होते हैं। ठीक है, राज्य शब्द को हम आपको आगे परिभाषित करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आगे जब हम लोग अनुच्छेद आपको 12 पढ़ाएंगे, अनुच्छेद 36 पढ़ाएंगे, अनुच्छेद 152 पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर सब आपको अच्छे से समझाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो राज्य है दोस्तों, आपको ये याद रखिएगा, राज्य के 4 प्रमुख तत्व होते हैं। ठीक है, जो राज्य के क्या होते हैं? 4 प्रमुख तत्व होते हैं। ये देश के राज्य की बात कर रहा है। अगर ये 4 नहीं होंगे तो याद रखिएगा दोस्तों, फिर वह राज्य कैसा? तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भूभाग होना चाहिए। भूभाग को लैंड कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? लैंड कहा जाता है। तो लैंड होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्या होना जरूरी है दोस्तों? जनसंख्या होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? जनसंख्या। पॉपुलेशन नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा ना। जी हाँ दोस्तों, तो पॉपुलेशन का भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए दोस्तों? सरकार होगी। ठीक है, एक सरकार का होना बहुत ज़रूरी है, अर्थात गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से गवर्नमेंट का भी जान लीजिए। और जो चौथा मेन पॉइंट है वह है दोस्तों क्या, यहाँ लिख देता हूँ आपको दिखे, वह है संप्रभुता। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो सवर्निटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सवर्निटी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा
कि यह कितना सुंदर बातें हैं ना, यह कितना सुंदर बातें हैं। एक एक करके हमने समस्त बातों पर चर्चाएं की, तो यहाँ से भी बातें आपको समझ में आ गई होगी ना। ठीक है, यहाँ तक बातें आपको समझ में आई तो इसको नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। तब हम लोग आगे नए बढ़िया अब चलते हैं शुरू करने भारतीय प्रस्तावना। आखिर प्रस्तावना क्या है, कैसा है, जी हाँ दोस्तों, क्या है उद्देशिका, इन सारी बातों पर एक एक करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग बातें करेंगे। जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वह प्रस्तावना स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है? प्रस्तावना। ठीक है, क्या? प्रस्तावना। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रियम्बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रियम्बल के नाम से जाना जाता है। अब देखने वाली बातें यहाँ से हैं, प्रियम्बल आखिर होता क्या है, प्रस्तावना आखिर होता क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रस्तावना जो होता है, ध्यान से समझिए। प्रस्तावना को सबसे पहली बात तो हम लोगों ने लिया क्या है ये सब आज समझ में आएगा। प्रस्तावना जो है, ठीक है, ये क्या है? संविधान का सार होता है। ठीक है, संविधान का सार है। ठीक है, संविधान का सार, दर्शन, ठीक है, दर्शन या पृष्ठभूमि है। ठीक है, पृष्ठभूमि है। अब देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये क्या है? ठीक है, कहने का मतलब ये है प्रस्तावना संविधान का सार है। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक तरह से क्या होता है ना, किसी चीज़ का आप निचोड़ अगर कहो, ठीक है, वह आप कहानी, उसी तरह संविधान का अगर कोई निचोड़ है तो वह प्रस्तावना है। जी हाँ दोस्तों, जिसको देखते ही हमें इस बात का पता चल जाता है दोस्तों। नो डाउट पहले यह बहुत बड़ा था प्रस्तावना, धीरे धीरे इसको कम किया गया। आज तो आप देख ही रहे होंगे दोस्तों, कितना कम, एक पेज में भी आता नहीं है। ठीक है, तो देखने वाली बातें हैं यहाँ पर कि प्रस्तावना संविधान का सार है, दर्शन है। ठीक है, एक तरह से बहुत बड़ा ग्रंथ है ये, देखा जाए है छोटा से ही, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं दोस्तों कि आपको हम क्या बताएं। साथ ही आपको पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर यहाँ हम कहें पृष्ठ संख्या से भी तो चल जाएगा। जिस तरह याद रखना, जब कभी कोई व्यक्ति पुस्तक लेने जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, वह मोटी पुस्तक, जैसे यह पुस्तक है, ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यह कोई पुस्तक है। अब हम मार्केट में लेने गए तो दोस्तों, अब इस पुस्तक को आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, नहीं, अब इतना जल्दी तो हम पुस्तक को पूरा पढ़ नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उसके लिए फिर हम लोग तुरंत क्या करेंगे, इसके पृष्ठभूमि पर जाएंगे। और पृष्ठभूमि पर जाने के बाद हमें क्या है, जो पाठ या जो चीज़ें हमको चाहिए अगर वो मिल जाती हैं तो हम लोग बगैर सोचे समझे क्या होता है दोस्तों, याद रखना, उसको खरीद लेते हैं। उसी तरह प्रस्तावना क्या है, एक पृष्ठभूमि की तरह काम करता है कि प्रस्तावना के अगर ऊपर देख लिया जाए तो दोस्तों कितना अंदर, जी हाँ, जो अंदर है वह कितनी महत्वपूर्ण बातें की हैं वह सारा बता देता है। इसीलिए दोस्तों प्रस्तावना को आपको पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसने कहा था, ये अभी आगे बातें होंगी। ठीक है, प्रस्तावना क्या है, संविधान की आत्मा है। ये बातें आपको समझना चाहिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अब देखिए दोस्तों, प्रस्तावना आखिर क्या है, मन में ऐसी गति चल रही होगी ना, तो दोस्तों आपने सुना होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों में नहीं, याद रखिएगा दोस्तों, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक, जो न्याय है, ठीक है, न्याय, फिर उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को, ठीक है, जी हाँ दोस्तों, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, ठीक है,
इस संविधान सभा को क्या करते हैं दोस्तों, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ने मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 एतत् द्वारा अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो हमारा पूरा प्रस्तावना है, यहाँ पर जो प्रस्तावना में शब्द लिखे हुए हैं, याद रखिएगा बहुत ही शानदार हैं और इन्हीं से प्रश्न लगातार पूछा जाता है। आज हम लोगों को शुरुआत यहीं से करनी है। अब प्रस्तावना तो हम पूरा पढ़ ही दिए हैं, अब आप लोग इतने बड़े सीनियर बच्चे हैं तो समझ गए होंगे दोस्तों प्रियम्बल क्या है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, कहानी शुरू करते हैं और बहुत शानदार बातें करते हैं। जो प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान ने यूएसए के संविधान से स्वीकार किया है। किसके? यूएसए के संविधान से स्वीकार किया है। अब देखिए दोस्तों, यूएसए के संविधान से क्यों स्वीकार किया। आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका 4 जुलाई 1776 ईस्वी को 1776 ईस्वी को स्वतंत्र होता है। किसके भैया? ब्रिटेन के चंगुल से। जब स्वतंत्र होता है तो दोस्तों पहली बार आज़ादी मिली और किससे? राजशाही व्यवस्था से। जाहिर सी बात है, तो दोबारा अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका फिर राजशाही व्यवस्था के अर्थात गुलाम अधीन ना हो जाए, इसलिए उसने लोकतंत्र को स्थापित किया। किसको स्थापित किया? लोकतंत्र को स्थापित किया। अंततः आपको पता होना चाहिए 1789 ईस्वी में दुनिया का पहला लिखित संविधान आता है। दुनिया का पहला लिखित संविधान आता है। किसका? पहला लिखित संविधान आता है। ठीक है, संविधान आता है। अब देखिए दोस्तों, जब दुनिया का पहला लिखित संविधान आता है तो आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान में ही, जी हाँ दोस्तों, एक प्रियम्बल भी दिया होता है। उसी प्रियम्बल को देखकर संयुक्त राज्य अमेरिका के नो डाउट संविधान की गहराई का पता चल जाता है। तब भारत ने भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट तैयार किया। अंततः उसने भी कहा कि हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने संविधान में प्रस्तावना को रखेंगे। अंततः संविधान निर्माताओं ने यूएसए के संविधान से क्या किया भैया? प्रस्तावना को लाया और भारत के संविधान में अपने देश की स्थिति परिस्थिति के अनुसार उसमें सुधार करके डाल दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, प्रश्न तो आएगा प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया। लेकिन प्रश्न ये भी आता है कि भाषा कहाँ से ली गई है, तो फिर वहाँ पर आंसर आपका जाएगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, जो इसकी भाषा है, लैंग्वेज है, वह कहाँ से लिया गया है? वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आखिर चलिए, हमारा प्रस्तावना तो है, ठीक है, संविधान में है, तो आखिर यह शुरू कहाँ से हुआ कहानी, उसको भी तो देखना बहुत ज़रूरी है ना। आया कहाँ से प्रस्तावना? देखिए दोस्तों, जब हमारा संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है, संविधान सभा का क्या होता है? संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन के बारे में आगे हम बताएंगे, टेंशन ना लीजिए, पूरी कहानी बताएंगे। संविधान सभा का गठन 1946 में होता है। 1946 में जब गठन होता है दोस्तों, तो 9 दिसंबर, जी हाँ दोस्तों, 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। फिर दूसरी बैठक जो होता है दोस्तों, वह 11 दिसंबर 1946 को होती है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। और तीसरी बैठक में, ठीक है, तीसरी बैठक संविधान सभा की क्या होती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। और इसी बैठक में पंडित नेहरू जी, ठीक है, पंडित नेहरू जी, याद रखिएगा दोस्तों, जब संविधान सभा बन जाती है
अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष दूसरी बैठक में मिलते हैं। अब जब अस्थायी अध्यक्ष मिलते हैं तो सभा का क्या होगा दोस्त, कार्य संचालन होगा। और जब कार्य संचालन होगा तो बता दें आपको 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी ने आखिर कार्य संविधान पर होना चाहिए था। तो आखिर संविधान का उद्देश्य क्या, तो संविधान का उद्देश्य जो होता है उसे संविधान सभा के आगे प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम उद्देशिका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, उद्देशिका के नाम से जानते हैं। अंततः उद्देशिका को संविधान सभा के पटल के आगे क्या है, रखते हैं। लेकिन दोस्तों मुस्लिम लीग पार्टी अपने अलग संविधान की मांग को लेकर के अडिग थी, जिसके कारण यह क्या हुआ, पास नहीं हुआ। जिसके कारण यह क्या हुआ, पास नहीं हुआ। अगला क्या होता है दोस्तों, कहानी सुनिए, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, 22 जनवरी को, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को आपको पता होना चाहिए एक बार पुनः संविधान सभा के आगे क्या होता है दोस्तों, इसको प्रस्तुत किया जाता है और इस दिन यह पास हो जाती है, ठीक है। इस दिन यह पास हो जाती है और जब पास हो जाती है दोस्तों तो अंततः क्या होता है, प्रस्तावना उद्देशिका पास हुई। लेकिन अभी भी संविधान सभा ने, याद रखिएगा दोस्तों, इसे स्वीकार नहीं किया है। याद रखिएगा, संविधान सभा ने अभी इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन उद्देशिका पास हो गई। इसको पूरी तरह से संविधान सभा कब स्वीकार करेगी, जब हम संविधान सभा पढ़ाएंगे तो उसको बहुत अच्छे से डिटेल में बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। अब जब पास हो गई दोस्तों तो उद्देशिका पास हो गई। अब उद्देशिका को ही वर्तमान में क्या है, प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, उद्देशिका को ही वर्तमान में प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। और यही उद्देशिका क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, भारतीय संविधान की कुंजी कही जाती है, ठीक है। भारतीय संविधान की कुंजी कौन, तो संविधान की कुंजी कौन है, संविधान की कुंजी, तो संविधान की कुंजी आपकी क्या है, उद्देशिका है, ठीक है। संविधान की कुंजी कौन है भैया, उद्देशिका है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके आते हैं, तो इनको भी नोट कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अब प्रस्तावना को चलिए ठीक है दोस्तों पास हो गया, लेकिन यह प्रश्न निकल कर के आया कि आखिर प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है या नहीं है। यहाँ से जब प्रश्न निकल कर आता है दोस्तों तो कई मामले ऐसे सामने आते हैं, ठीक है। ये प्रश्न ध्यान से देखिएगा, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है या नहीं है। यह प्रश्न तब उठ कर के आता है दोस्तों जब क्या होता है, हमारा एक मामला आता है, आपको पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बेरूवरीवाद मामला, ठीक है, बेरूवरीवाद मामला है, ये याद रखिएगा, बेरूवरीवाद मामला, ठीक है, बेरूवरीवाद मामला 1960 का है। जब क्या होता है दोस्तों, जो बेरूवरीवाद है यह एक क्षेत्र है, ठीक है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो आपको पता होना चाहिए जो बेरूवरी था वह भारत में ही रह गया, और जब भारत में ही रह गया था पंजाब का, था पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने क्या कहा कि भाई हमारा वह क्षेत्र हमें दे दो। तब क्या होता है, पंडित नेहरू जी, ठीक है, पंडित नेहरू और नूर पाकिस्तान के हैं, जी हाँ दोस्तों, नूर के बीच में समझौता होता है, ठीक है, नूर के बीच में समझौता होता है, याद रखिएगा। जब दोनों लोगों के बीच में समझौता होता है कि ठीक है भाई हम आपका बेरूवरीवाद मतलब बेरूवरी क्षेत्र जो है वह दे देंगे, नहीं, समझौता हो गया। अंततः देश की जनता जब क्या है दोस्तों, पाकिस्तान इस क्षेत्र को लेने लगा तो पूरे देश में हाहाकार मच गई। विपक्ष पार्टी सदन में आवाज़ उठा दी। जब आवाज़ उठा दी कि भाई ऐसे कोई भारत कहानी, याद रखना दोस्तों, खंड नहीं दे सकते हो आप। जी हाँ दोस्तों, जब ऐसे नहीं दे सकते हो तब याद रखिएगा दोस्तों, अर्थात
पंडित नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ने, ठीक है, किससे, राजेंद्र प्रसाद से पूछा, जो हमारे देश के उस समय के राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछा क्या हम इस क्षेत्र को दे सकते हैं, ऐसा आप, जी हाँ दोस्तों, न्यायालय से पूछिए, ठीक है। तब अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने न्यायालय के पास गुहार लगाई, और न्यायालय से गुहार क्या मतलब, पूछा कि क्या कोई भारतीय क्षेत्र, जी हाँ दोस्तों, पड़ोसी देशों के या दूसरे देशों को दिया जा सकता है। तब याद रखने वाली बातें यह है दोस्तों कि इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संसद कानून बना करके नहीं दोस्तों क्या कर सकती है, भारतीय क्षेत्र को दे सकती है, संसद कानून बना करके नहीं क्या कर सकती है, भारतीय क्षेत्रों को दे सकती है। तब दोस्तों इस तरह आपको पता होना चाहिए कि इसी बेरूवरीवाद मामला 1960 के मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, अंग नहीं है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ से बातें निकल करके सीधा सीधा आ जाती हैं, ठीक है, किस मामले में, बेरूवरीवाद मामले में। तो यहाँ की कहानी भी आप समझ गए होंगे। आगे की कहानी देखिए दोस्तों क्या बनती है। तो बेरूवरीवाद मामला 1960 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना जो उद्देशिका है वह संविधान का अंग नहीं है। एक मामला 13 वर्ष बाद आता है दोस्तों, जिसका बहुत बड़ा आज तक का मामला माना जाता है। इसका नाम है केशवानंद भारतीय, ठीक है, बनाम, ठीक है, भारतीय बनाम तो दोस्तों केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य मामला आता है। केरल राज्य मामला 1973, ठीक है, 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 आता है। और जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 आता है तब आपको समझना चाहिए दोस्तों कि जो सीकरी साहब थे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसके बारे में आगे बहुत बार बातें होंगी। सीकरी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और एस.एम. सीकरी पूरा नाम था इनका। और यह याद रखना, अब तक का जितना भी मामले में अर्थात पीठ गठित हुई है वो सर्वाधिक जज्जों की पीठ यही थी। 13 जज्जों की पीठ थी। कितना? 13 जज्जों की पीठ थी। और इसी में कहा गया दोस्तों, इसी मामले में कि जो हमारा भैया प्रस्तावना है वह संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, ऐसा कहा गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये बातें आपको पता होना चाहिए था। जब ऐसा हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है तो दोस्तों इसमें क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है? संशोधन किया जा सकता है। तो इस आधार पर प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो इस तरह आपने देखा कि यह कितनी बड़ी बातें थी ना। प्रस्तावना का अंग बन गया भैया क्या? आप कहानी ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में प्रस्तावना अंग बन गया। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है। अब इसी के आधार पर आप जानते होंगे कि प्रस्तावना में संशोधन भी हुआ है। ठीक है, प्रस्तावना में, ठीक है, प्रस्तावना में अभी तक कुल
एक बार संशोधन हुआ है, कुल एक बार संशोधन, ठीक है, एक बार संशोधन किया गया है, ठीक है, किया गया है। और किसके तहत किया गया है दोस्तों? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया है। और इसी के तहत आप जानते होंगे अखंडता शब्द जोड़ा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसी के तहत पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, ठीक है, और फिर इसी के तहत समाजवाद शब्द जोड़ा गया है, ठीक है, समाजवाद शब्द जोड़ा गया है। अभी इनके अर्थ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो देख लिए कि प्रस्तावना क्या है दोस्तों, अगर संविधान का अंग बना तो इसमें संशोधन होना था और संशोधन हुआ भी। और यहाँ पर 3 शब्द अखंडता, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ऐसे भी कह सकते हो। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, जब प्रश्न ऐसे बन जाए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 जो लागू कब हुआ था? 1977 में, याद रखिएगा, कब लागू हुआ था? 1977। ये प्रश्न बन जाए कि कुल कितने शब्द जोड़े गए ना, ऐसे प्रश्न वो बन जाए, तब आप देखिए कितने अच्छे खूबसूरत प्रश्न बनते हैं ना। प्रश्न ये बन जाए, ध्यान से समझते जाइएगा, कि भैया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, जी हाँ, प्रस्तावना में जब संशोधन किया गया तो कुल कितने शब्द जोड़े गए? यहाँ पर आंसर दे दे 3, यहाँ पर आंसर दे दे 4, यहाँ पर आंसर दे दे 5, यहाँ पर आंसर दे दे 2। तब आप किसके तरफ चलेंगे? क्या 4 की तरफ चलेंगे या फिर 3 की तरफ चलेंगे? जब आप देखेंगे कि भैया कौन कौन शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, ठीक है, समाजवाद जोड़ा गया है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है, लेकिन बीच में एक शब्द लगता है, पंथ निरपेक्ष, जी हाँ, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और, ठीक है, और शब्द भी लगता है, क्या? और अखंडता, ठीक है, और अखंडता। ये शब्द जब लगता है तब आपको अब क्या बोलेंगे? 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द। क्या 4 शब्द जोड़े गए हैं? नहीं दोस्तों, यही समझना है। ये तो हम लोग अपनी सुविधा के लिए लगाते हैं ना, आपको पता होना चाहिए 3 ही शब्द हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो आंसर जाएगा कहाँ पर? 3 नंबर पर। आंसर कहाँ जाएगा? 3 नंबर पर जाएगा। यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगला है SR बम्बई मामला, ठीक है, SR बम्बई मामला, बम्बई, ठीक है, SR बम्बई क्या है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। ये कहानी कुछ, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबी है, पुरानी भी है। ये कहानी है कर्नाटक राज्य की। कहाँ की है? कर्नाटक राज्य की। क्या होता है? कर्नाटक राज्य में चुनाव होता है और कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं होती। अंततः गठबंधन से सरकार बनती है और सरकार पर आरोप लगता है तो सरकार, जो मुख्यमंत्री होते हैं, वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं। तब दोस्तों कई पार्टियां मिलकर, मतलब 2 बड़ी बड़ी पार्टियां मिल करके सरकार बनाती हैं, ठीक है। जब सरकार बनाती हैं तो मुख्यमंत्री होते हैं SR बम्बई। कौन होते हैं? SR बम्बई, ठीक है। जब मुख्यमंत्री बनते हैं दोस्तों तो इन्हीं की, जो मुख्यमंत्री बने, इन्हीं के पार्टी के क्या हुए दोस्तों, जो और अदर पार्टी के सदस्य थे, याद रखिएगा दोस्तों, दोनों का गठबंधन से हुआ था। अब उसमें से जो नेता था, एक नेता क्या किया दोस्तों,
इसी में से SR मुंबई का ही साथी ये राज्यपाल के पास लिखित रूप से ले गया कि दोस्तों इनमें क्या है दोस्तों, जो अर्थात ये अपना बहुमत हासिल किए हुए हैं वह बहुमत नहीं है, इनमें फूट हो गई है। और देखिए इतने विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। लिखित रूप से जब उनको राज्यपाल को क्या होता है, वह लिस्ट थमाता है दोस्तों, जो भी मतलब विधायक होता है, तो राज्यपाल बगैर सोचे समझे राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, कर्नाटक राज्य में, ठीक है, कर्नाटक राज्य में अनुच्छेद 356 की घोषणा कर देते हैं। किसकी? अनुच्छेद 356 की घोषणा कर देते हैं, अर्थात राष्ट्रपति शासन। जब राष्ट्रपति शासन लगता है, तो राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो SR मुंबई जो थे दोस्तों, उन्होंने मामला न्यायालय ले गए। कहाँ ले गए? न्यायालय ले गए। और अंततः यह मामला कब पहुंचा? SR मुंबई मामला 1994, ठीक है। अंततः जब मामला कहाँ पहुंचता है? सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट खारिज कर देता, हाई कोर्ट में अपील करते हैं, हाई कोर्ट खारिज कर दिया, सुनवाई नहीं किया, तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और अंततः SR मुंबई 1994 का निर्णय आता है। और जो राज्यपाल के पास, ठीक है ना दोस्तों, अर्थात लिस्ट गई थी वह गलत थी। अंततः बहुत बड़ा फटकार लगाया गया, किसको? राज्यपाल को तो नहीं दोस्तों, लेकिन सरकार को कहा गया कि क्या है दोस्तों, जो भी राज्यपाल हैं उनको समझना चाहिए। और आपको बता दें, सीधा सीधा कहा है कि दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन है वह इस तरह नहीं लगेगा, उस पर प्रतिबंध लगाए गए। और अंततः ये भी कहा गया कि जब तक कोई, अर्थात भैया सदन में बहुमत हासिल किए बैठे हुए हैं, तब तक उसे पद से हटाया नहीं जा सकता है। तो इस तरह की बातें निकल के आई। तो अब कहोगे सर इसका संबंध प्रस्तावना से क्या है? जी हाँ दोस्तों, SR मुंबई मामला 1994 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना, ठीक है, कि प्रस्तावना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, कहीं कहीं अभिन्न अंग लिखा है, याद रखिएगा। तो इस तरह महत्वपूर्ण अंग है, ये बातें आपको समझना चाहिए था। तो यहाँ से बातें निकल करके आ गई हैं दोस्तों, एक एक करके नहीं हम लोगों ने समस्त बातें कर रहे हैं और समस्त बातों पर ध्यान दे रहे हैं। तो बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग चलें, अब देखते हैं दोस्तों आगे की कहानी। प्रस्तावना में जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द दिए हैं उन पर हम बात करते हैं एक एक करके ना, ठीक है। आइए दोस्तों, सबसे पहले प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति क्या कहती है, ये प्रश्न आया है, ठीक है। प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना की क्या है? प्रथम पंक्ति। प्रस्तावना की क्या प्रथम पंक्ति क्या है? प्रथम पंक्ति सीधा कहती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। देखिए दोस्तों कितनी सुंदर बात कही है, पहली ही लाइन कह दिया है कि ये जो पूरा, जी हाँ दोस्तों, संविधान है वह किस पर निर्भर है? अमरीश सर आ गए थे थोड़ा सा, तो वही देख रहा था उन्हें हम कि मतलब कुछ कहना चाहते थे हमें, अभी अपना भाव व्यक्त नहीं कर पाए हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, संकेत से ही आदमी समझ जाता है कि सामने वाला क्या चाहता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, तो प्रथम पंक्ति क्या कहती है? हम भारत के लोग। क्या कहती है? हम भारत के लोग। और सीधा सीधा ये किसको शो करता है? भारतीय जनता का। तो दोस्तों आपको बता दें, संविधान के अनुसार, संविधान ध्यान समझते जाइएगा, संविधान के अनुसार जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसमें सर्वोच्च शक्ति निहित है, वह है भारतीय जनता,
ठीक है, वह क्या है, भारतीय जनता। भारतीय जनता में पूरी शक्ति निहित है। किसकी? याद रखने वाली बातें हैं दोस्तों, पावर है संविधान के अनुसार। लेकिन प्रश्न दो बनते हैं, ठीक है। सर्वोच्च शक्ति किसमें? तो देखिए यहाँ से, सर्वोच्च शक्ति किसमें? सर्वोच्च शक्ति किसमें? तो कहा जाएगा सर्वोच्च शक्ति जनता में है, ठीक है। सर्वोच्च शक्ति किसमें है? जनता में है। जनता कौन? भारतीय जनता। फिर बोलेगा दोस्तों सबसे सर्वोच्च कौन? ठीक है, सबसे सर्वोच्च कौन? सबसे सर्वोच्च कौन? तो सबसे सर्वोच्च है दोस्तों संविधान। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान दे सकते हैं। सबसे सर्वोच्च शक्ति किसमें है? सर्वोच्च शक्ति जनता में है। और सबसे सर्वोच्च कौन है? तो भारतीय संविधान है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, प्रथम पंक्ति क्या है? हम भारत के लोग। ये प्रश्न आ चुका है, यहाँ से देख लीजिएगा। देखने वाली बात तो आगे भी बहुत शानदार है। आगे क्या है दोस्तों? आगे देखिए, कहने का मतलब ये होता है आगे कि फिर एक प्रश्न बनता है कि पूरे प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। तो प्रस्तावना में या उद्देशिका में, प्रस्तावना या उद्देशिका, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा दोस्तों। उद्देशिका में, प्रस्तावना या उद्देशिका में, ठीक है, उद्देशिका में कुल 2 बार, ठीक है, 2 बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। 2 बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, प्रयोग हुआ है। तो यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलता है, कितनी बार प्रयोग हुआ है? 2 बार हुआ है। तो दोस्तों हम भारत के लोग भारत को हम भारत के लोग भारत को, जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष है। तो हम भारत के लोग भारत को, बस 2 ही बार भारत शब्द कहानी क्या है दोस्तों, प्रयोग मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे की बातें करते हैं। तो प्रथम पंक्ति हो गई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अंतिम पंक्ति से भी आप प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको भी यहीं पर देख ही लिया जाए अगर मिल जाए तो। अंतिम पंक्ति क्या है? ठीक है, अंतिम पंक्ति से भी प्रश्न पूछा गया है कि इसकी अंतिम पंक्ति क्या है। तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये 3 शब्द हैं, याद रखिएगा। अंगीकृत, ठीक है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ठीक है, और आत्मार्पित, ये भैया आत्मार्पित, ये 3 शब्द हैं, ठीक है। तो अंगीकृत का मतलब क्या होता है, अधिनियमित का मतलब क्या होता है, आत्मार्पित का मतलब क्या होता है। अंगीकृत अर्थात प्रस्तावना को या संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कितना महत्वपूर्ण, ध्यान से देखते जाइएगा। संविधान को जो अंगीकृत किया गया है वह 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। कितने का? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। देखिए दोस्तों, अंगीकृत का मतलब क्या होता है, ठीक है, जी हाँ दोस्तों, अंगीकृत का मतलब होता है अपने स्थान देना। जी हाँ, आप कहाँ पर स्थान दे सकते हैं, ये बातें भी तो निकल करके आती हैं कि भैया आखिर कहाँ स्थान देंगे नहीं। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो ये हमारा प्रस्तावना है, प्रस्तावना किस में आता है, संविधान में आता है। तो इसका मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। किसे स्वीकार करना? संविधान को स्वीकार करना, ठीक है, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। फिर अधिनियमित का मतलब क्या होता है? वाद विवाद या विचार विमर्श के बाद लागू करना। किसे लागू करना? तो संविधान को लागू करना, संविधान को लागू करना, को लागू करना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और आत्मार्पित का मतलब होता है स्थान देना। कहाँ स्थान देना दोस्तों? तो कहने का मतलब अपने हृदय में। तो इसका मतलब होता है संविधान के प्रति समर्पण, ठीक है, संविधान के प्रति समर्पण,
प्रति समर्पण होता है, याद रखिएगा यानी, ठीक है, समर्पण। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से भी प्रश्न आए तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो आपको तीनों शब्द, अंतिम शब्द क्या है दोस्तों, अंतिम पंक्ति अंगीकृत। अंगीकृत का मतलब होता है क्या, संविधान को स्वीकार करना। अधिनियमित का मतलब होता है विचार विमर्श के बाद, जी हाँ दोस्तों, संविधान को लागू करना। और आत्मार्पित का मतलब होता है, जी हाँ, हृदय में स्थान देना, अर्थात इसके प्रति समर्पण रखना। तो इस तरह की बातें आपको देखने को मिलती हैं। अब चलते हैं इसके अंदर एक एक शब्द को छानते हैं, मतलब जी हाँ दोस्तों, एकदम बहुत अच्छे से नहीं एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम भारत के लोग भारत को फिर आगे क्या कहता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। अगला शब्द यहाँ पर देखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है दोस्तों, कहने का मतलब ये होता है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। और अगर भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है तो वह अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में सक्षम है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है आंतरिक, ठीक है, आंतरिक और बाह्य निर्णय, ठीक है, बाह्य निर्णय लेने में सक्षम, बाह्य निर्णय लेने में सक्षम, ठीक है, बाह्य निर्णय लेने में सक्षम। और याद रखिएगा, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, इसीलिए वह अपना क्या है, अपना आंतरिक मामलों का नहीं और बाह्य मामलों को जो भारत से संबंधित है वह स्वयं निर्णय लेता है। आपने देखा होगा, बहुत अच्छी मैं बात बताना चाहता हूँ, जब हमारा भारत का और पाकिस्तान का नहीं, तो हमारा और पाकिस्तान का जो विवाद चल रहा है जम्मू कश्मीर के पीओके को लेकर के और सिंधु नदी जल विवाद को लेकर के नहीं, तो दोस्तों जो पीओके का मुद्दा है, देखे होंगे जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने क्या कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहें तो हम दोनों में मध्यस्थता करा सकते हैं, इस विवाद को समाप्त कर सकते हैं। तब भारत ने क्या कहा, ये हमारा अपना मामला है, इस पर हम लोग स्वयं निर्णय ले लेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब भारत से संबंधित भारत स्वयं निर्णय लेगा। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितनी शानदार बात है, 1949 में, ठीक है, 1949 में क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा भारत है वह राष्ट्रमंडल की सदस्यता को ग्रहण करता है। राष्ट्रमंडल वह सदस्य देश हैं दोस्तों, वह देशों का समूह है जिन पर ब्रिटेन का अधिकार रहा है, याद रखिएगा नहीं। तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करता है, लेकिन भारत, आपको पता होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं करता है। भारत किसी के दबाव में नहीं करता है, वह अपनी स्वयं की इच्छा है, ठीक है, वह अपने मामले में स्वयं। भारत, याद रखिएगा दोस्तों, आपने देश के अंदर देखे होंगे जीएसटी को लागू किया, जीएसटी को लागू किया, किसी देश से पूछा क्या, बोलिए बेटा, इतना बड़ा निर्णय लिया पूरे देश के अंदर, ठीक है, किसी से पूछा क्या, नहीं पूछेगा, याद रखिएगा नहीं दोस्तों, ये भारत का स्वयं का मुद्दा है। साथ ही साथ भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 जो विशेष राज्य का दर्जा देता था उसको हटाया, क्या किसी को नहीं पूछा क्या, आप बताइए, किसी से पूछा क्या, नहीं पूछेगा, क्योंकि यह भारत के स्वयं का मामला है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ से समझने वाली बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण नज़र आती हैं। तो इस तरह भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में सक्षम है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अगला शब्द है समाजवाद, ठीक है, ठीक है, क्या है अगला शब्द, समाजवाद, समाजवाद, सोशलिज्म, ठीक है। समाजवाद का क्या है भैया कि भारत का जो समाजवाद है वह कैसा है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा है दोस्तों, लोकतांत्रिक समाजवाद है, याद रखिएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद है।
अब देखिए जो लोकतांत्रिक समाजवाद है इसके तहत क्या है, ठीक है, इसके तहत ये बातें हैं आपकी नज़र आ रही हैं कि जो हमारी, अगर हम इसको अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो दोस्तों लोकतांत्रिक आधार पर जो दिखता है वो 3 प्रकार से दिखता है, ठीक है। क्या दिखता है? एक पूंजीवाद दिखता है, ठीक है, कैपिटलिज्म दिखता है। फिर दूसरा स्वयं समाजवाद, सोशलिज्म नज़र आता है। और इन दोनों का जो मिश्रण होता है, याद रखना मिलान रूप होता है, वह होता है मिश्रित, ठीक है, वह क्या होता है? मिश्रित। अब देखिए दोस्तों, तो आपको यहाँ से सीधा सीधा नज़र आ रहा होगा कि जो पूंजीवाद होता है, यहाँ पर समझिए पूंजीवाद का सबसे अच्छा उदाहरण यूएसए है, ठीक है। समाजवाद का सबसे अच्छा उदाहरण चाइना है, याद रखिएगा। और मिश्रित का, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर भी देखा जाए तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका इंडिया है, ठीक है, इंडिया है। अब मिश्रित समाजवाद की दृष्टि से देख लिया जाए यहाँ पर भी, तो कहने का मतलब ये देखिए, तो पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद में आपको पता होना चाहिए उत्पादन और वितरण, यहाँ के, जी हाँ दोस्तों, बाजार नियंत्रण भी सीधा सीधा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता, कहने का मतलब निजी के हाथ में होता है। तो निजी नियंत्रण होता है यहाँ पर, क्या निजी नियंत्रण होता है निजी लोगों का, ठीक है, किसका? निजी लोगों का। तो निजी लोगों का कहने का मतलब प्राइवेट लोगों का नहीं, इस पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण होता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? समाज, तो उत्पादन, वितरण तथा उपभोग की समस्त वस्तुओं के साथ साथ बाजार पर भी नियंत्रण जो होता है दोस्तों, वह सरकार का होता है। जी हाँ दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र का होता है। तो सरकार इस पर क्या करती है? नियंत्रण करती है। यहाँ पर दोस्तों निजी लोग भी हैं और प्लस आपको पता होना चाहिए निजी लोग भी हैं और प्लस सरकार भी है। कहने का मतलब ये है कि भारत में, ठीक है, भारत में मिश्रित है। तो भारत के अंदर, जी हाँ दोस्तों, भारत में निजी क्षेत्र का भी अधिकार चलता है, ठीक है, किसका? निजी क्षेत्र का भी अधिकार है, प्लस सरकार का भी अधिकार है, याद रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र का भी अधिकार है। लेकिन अगर हम निजी क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो आखिर ये व्यवस्था आई कहाँ से? तो आप जानते हैं हमारे देश में 1991 के आसपास, 1991 के पास बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। क्या आई थी? बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। तभी हमारे देश, जब पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और जी हाँ मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखना एलपीजी मॉडल आता है, जिसे राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है दोस्तों। एलपीजी मॉडल आता है, तभी भारत ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया। जी हाँ, आपको समझना चाहिए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाता है तभी से नहीं। और साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र पर भी है। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दोस्त अगर हम देखें तो सरकारी बैंकों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 12 है। लेकिन अगर निजी क्षेत्रों के बैंकों की संख्या देखें तो भी अनगिनत है। तो कहने का मतलब सरकारी बैंक भी हैं और निजी बैंक भी हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पब्लिक सेक्टर के भी हैं और प्राइवेट सेक्टर की भी हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि दोनों स्तरों पर दबदबा है। फिर अस्पताल को ही ले लीजिए, चलिए दोस्तों अस्पताल को ही ले लेते हैं। तो अस्पताल में ही जब आप देखेंगे तो सरकारी अस्पताल भी हैं तो प्राइवेट अस्पताल भी हैं। चाहे एम्स की बात करो, चाहे आपकी, जी हाँ दोस्तों, स्वरूप रानी की बात करिए, चाहे आपकी नहीं, ऐसे बहुत सारी सरकारी अस्पतालें भारत के अंदर खुली हैं। तो कहने का मतलब ये भी है। वहीं पर प्राइवेट अस्पतालें भी आप जानते हैं कि कितनी महंगी महंगी अस्पतालें हैं दोस्तों, तो उनको भी देख सकते हैं। इसी तरह आप विद्यालय में भी देख सकते हैं, आपके सरकारी विद्यालय भी हैं अगर, तो प्राइवेट विद्यालय भी हैं। तो कहने का मतलब, जी हाँ दोस्तों, यह रूप निकाल
निकल करके आता है। तब अब आपको समझ में आ गया होगा हम पूरी तरह एक एक बात को क्या कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न साम्राज्यवादी, अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। अगला शब्द क्या है? पंथ निरपेक्ष है। यहाँ क्या है दोस्तों? पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष से भी दिखता है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष से भी कर सकते हैं ना, धर्म निरपेक्ष। अब देखिए जो धर्म निरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अर्थात राष्ट्र का कोई एक धर्म नहीं है, ठीक है। राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोई धर्म नहीं है, याद रखिएगा, धर्म नहीं है। साथ ही जो यहाँ पर सरकार आसीन होगी, सरकार, जी हाँ दोस्तों, सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, याद रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, वह क्या करेगी दोस्तों? वह सर्वधर्म, ठीक है, सर्वधर्म समभाव की नीति पर काम करेगी। सर्वधर्म समभाव की नीति पर कार्य करेगी, मतलब उसके लिए सभी धर्म क्या होंगे दोस्तों? समान होंगे। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम, मतलब चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म हो दोस्तों, उसकी नज़र में ही एक समान नज़र आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, वह किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती है। इसीलिए आप देखे होंगे आपके प्रधानमंत्री कभी राम अयोध्या मंदिर पर मस्तक टेकते दिखाई देते हैं, तो कभी दोस्तों आपके दिल्ली के दरगाह में, तो कभी, जी हाँ दोस्तों, अजमेर की दरगाह में नज़र आते हैं। यही सारी बातें हैं कि सभी धर्मों को उनको समान रूप से लेकर के चलना है। एक धर्म विशेष पर बातें वह नहीं कर सकते हैं, कारण यही है। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष से संबंधित हम लोगों ने बातें की। अब इसी के आगे हम लोग दोस्तों अगली क्लास में भी बात करेंगे, जो अपने आप में बहुत शानदार है, और प्रस्तावना से संबंधित जितनी भी बातें होंगी दोस्तों अब हम अगले क्लास में पूरा करेंगे। तो आज हमें यहीं पर इजाज़त दे दीजिए। पहली क्लास थी, आपको कैसा लगा? अपना भाव जरूर प्रकट करिएगा। एक बात जरूर जाते जाते कहूँगा दोस्तों, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। याद रखिएगा दोस्त, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। युद्ध का मैदान हो या फिर पढ़ाई का मैदान हो, कोशिश भरपूर होनी चाहिए। अंत तक लड़ो, जीत कर आओ, सफलता प्राप्त करके आओ और स्टार लगा कर आओ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।